रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड से पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 जिलों में जिलाधिकारियों ने अंतिम आरक्षण सूची जारी की है। 7,449 ग्राम प्रधान, 55,583 ग्राम पंचायत, 2,975 क्षेत्र पंचायत, 358 जिला पंचायत। उत्तराखंड से पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 जिलों में जिलाधिकारियों ने अंतिम सूची जो है वो जारी की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सदस्यों के लिए चुनाव की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मनीष, क्या कुछ अपडेट है पंचायत चुनाव को लेकर? आरक्षण सूची जारी की गई है अधिकारियों की तरफ से 12 जिलों की। देखिए, बिल्कुल पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया एक तरफ से शुरू हो गई है और जो नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया था आरक्षण को लेकर, उसके बाद जिलाधिकारियों के द्वारा अपने अपने जिलों में जो है वो अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। और अब आज और कल जो है वो आरक्षण पर आपत्तियां मांगी गई हैं, यानी कि 14 और 15 जून को जो जिनको आपत्तियां आरक्षण पर होंगी वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और 16 और 17 जून को जिलाधिकारी जो है आपत्तियों का निस्तारण करेंगे, आपत्तियों की सुनवाई करेंगे। 18 जून को जो है वो आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद जो जिला अधिकारी हैं वो पंचायती राज निदेशालय को अपनी रिपोर्ट जो है वो आरक्षण की भेजेंगे। पंचायती राज निदेशालय से यही रिपोर्ट जो है जो आरक्षण की अंतिम जो आरक्षण रिपोर्ट होगी वो शासन को जाएगी और शासन के द्वारा जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट आरक्षण को लेकर जो है वो भेजी जाएगी। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो कभी भी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो इस तरीके से अगर यदि किसी को आरक्षण पर आपत्ति है तो वो आज और कल आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसके बाद जो है वो समय नहीं, और उसके बाद कभी भी उत्तराखंड में 19 या 20 जून को लगभग चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष डंगवाल तमाम अपडेट्स के लिए। तो उत्तराखंड से पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अपडेट जो है सामने आ चुका है पंचायत चुनाव को लेकर, और किसी भी वक्त जो है, क्योंकि आज अंतिम आरक्षण सूची जो है जारी कर दी गई है 12 जिलों के लिए। उत्तराखंड में आज 2 दिवसीय एग्री मित्र 2025 महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश भर से किसान और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल होंगी। प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों को आधुनिक तकनीक नवाचारों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। इस महोत्सव में प्रदेश भर से किसान, एफपीओ, स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। देहरादून में भूमि कानूनों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान प्रशासन ने लगभग 900 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी है। इसके साथ ही लगभग 200 बीघा जमीन को आगामी 30 दिनों के भीतर निस्तारण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में मुद्दे पर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि मामले को प्राथमिकता से लेकर जल्द निस्तारित करें। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लैंड स्कैम मामलों को लेकर संवेदनशील है। दी जाती है अंडर राज्य भर में। देहरादून जिला ही ऐसा हमारा जिला था जहां पर ऑलरेडी 800 बीघा जमीन राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है। और जो हमारे पेंडिंग केसेस थे उसमें कुछ समन तामीली के इश्यूज थे। कहीं पर पार्टीज टर्न अप नहीं हो रही थी, कहीं पर देवर फाइंडिंग आउट वेज टू इवेड द केसेस। वहाँ पर भी वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं। एक मास पब्लिकेशन इन नेशनल न्यूज़पेपर्स निकाल दिया गया है, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको प्रदान कर दी जाए, और उसके पश्चात यदि टर्न अप नहीं होते हैं या एविडेंसेस उनके फेवर में नहीं है तो वो सभी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। देखिए, जो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रयोजनों लिए जो स्टेट से आउटसाइड हमारे व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको
कृषि, बागवानी, रिसोर्ट्स, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अन्य कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ ZALR। लेकिन उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, टाइम लिमिट होती है। तो बहुत सारे केसेस में ये अमूमन देखिए, जो ऑनरेबल CM के निर्देश हैं कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रयोजनों लिए जो स्टेट से आउटसाइड हमारे व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कृषि, बागवानी, रिसोर्ट्स, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अन्य कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ ZALR। लेकिन उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, भू कानून को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, सरकार ने 900 बीघा जमीन को जब्त किया है, क्या जानकारी? आवाज आ रही है मनीष? जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त जो है वो रुख जो है वो अपनाया था जो भू कानून के उल्लंघन के मामले आए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन में आने के बाद जो है वो जिलाधिकारी अब इस तरीके की कार्रवाइयां अपने अपने जिलों में कर रहे हैं। और अगर देहरादून की बात करें तो जो समीक्षा कल की गई थी जिलाधिकारी के द्वारा, उसके तहत 900 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज हुई और 260 मामलों में अभी तक कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जबकि 80 और मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जिस प्रयोजन के लिए उत्तराखंड में लोग जमीन खरीद रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग उस प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहे हैं, और ये भू कानून का उल्लंघन, और इसी के तहत ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो समझा जा सकता है कि आखिरकार जो जमीन की खरीद फरोख्त के मामले उत्तराखंड में खूब उछले थे और इसको लेकर आंदोलन भी हुए, तो समझा जा सकता है कि आखिरकार किस स्तर पर जो है वो बड़ी लापरवाहियां जो है वो हुई हैं, और उसी को लेकर अब सरकार कड़ा एक्शन में है और जिलाधिकारी भी कड़े एक्शन में है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष अपडेट देने के लिए। तो भू कानून के उल्लंघन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, सरकार ने 900 बीघा जमीन को जब्त किया है और निर्देश दे दिए हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों की जमीन पर कार्रवाई हुई है। जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और ITBP के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो लॉन्च आया था, उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहां पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और भी जो भी चाहे वो माड़ा का लॉन्च हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो, ऐसे अनेक अभियान, और समय समय पर ITBP के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है, और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सेना को अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। जब लद्दाख की बात आती है, सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है, या किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र की बात आती है, तो उस समय मुझे अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि मैंने अपना बचपन सेना के साथ में पला बढ़ा, और मैंने देखा सैनिकों के बीच में, चूंकि मैं ऐसे परिवेश में पला बढ़ा जहां पर हर घर घर से सेना के अलावा कोई दूसरी सेवा में नहीं था, और बहुत सारे लोग जो सियाचिन ग्लेशियर में ऊंची हिम शिखरों पर देश की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देते थे, उनको बर्फ की चोटियों में और बर्फ में काम करने के कारण से
बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी। किसी के पैर काटने पड़ते थे, किसी के हाथ काटने पड़ते थे, और बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको अच्छे जैकेट क्यों नहीं दिए जाते हैं, अच्छे बूट क्यों नहीं दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि लंबा कालखंड बीत गया, किसी को इस प्रकार की बातें ध्यान में नहीं आई, किसी भी सरकार को। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमारे सैनिकों के अच्छे उपकरण, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार सारे के सारे उपलब्ध करवाने का काम इस रिजीम में हुआ है। और ये अपने आप में एक ऐसा कालखंड है जिसने सैनिकों का और सैनिक परिवारों का और हमारे सशस्त्र बलों का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आप सभी ने अभी हाल में देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। और इस अभियान के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। आज का भारत वो नहीं रहा जैसे पहले के समय में होता था। आप सब लोग जानते हैं भली भांति, पहले के समय में होता था, कोई घटना होती थी, कोई आतंकी हमला होता था तो केवल निंदा भर कर दी जाती थी, निंदा करी गई और इतिश्री कर दिया गया, ये हो गया काम जी, निंदा कर दी। और जो आज का भारत है, जो दुश्मनों का प्रतिकार भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवाद